नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल जोड़ी के साथ आपके सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी वीडियो आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की ओर से युवाओं के रोजगार के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बताएंगे आपको 30 लाख पदों के बाद अब 1 लाख रुपए की नौकरी सबको मिलेगी। बताएंगे किस योजना के तहत कांग्रेस पार्टी आगे की ओर बढ़ रही है और लालू यादव के करीबी के घर पर फिर से सीबीआई ने एक्शन लिया है। बताएंगे कौन सा मामला है दोस्तों। और बिहार के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल को इंडिया गठबंधन अपने साथ में लेकर आना चाहती है। बताएंगे एक बड़ा ऑफर दिया गया है दोस्तों, कौन से नेता को दिया गया इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और क्या उत्तर प्रदेश में भी खेला होना बाकी है, क्या सोनिया गांधी मायावती को साथ में लाने का कर रही है प्रयास। बताएंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और एसबीआई के वेबसाइट से हटाया गया है वो पीडीएफ जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। कई सारे और भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और उमा भारती क्या बीजेपी को अब चुनौती देना शुरू कर गई है। बताएंगे आपको उनके बयान से इसी तरीके के संदेश मिले हैं दोस्तों। और परिवारवाद को एक बार फिर से बीजेपी ने जमकर सपोर्ट किया है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पूरा देश परिवर्तन चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने युवाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि युवाओं एक और खुशखबरी सुनो। कांग्रेस की भर्ती भरोसा योजना 30 लाख पदों पर स्थायी नियुक्ति की गारंटी। हम न सिर्फ विभिन्न सरकारी संस्थानों, पब्लिक सेक्टर और आशा आंगनवाड़ी जैसे योजनाओं में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करेंगे, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे जैसे विभाग जहां अतिरिक्त वर्क फोर्स की जरूरत है वहां पर नए पद भी क्रिएट करेंगे। सभी भर्तियां पारदर्शी ढंग से कैलेंडर के अनुसार होगी। ये सुनिश्चित करने के लिए हम पेपर लीक से मुक्ति का कानून बनाएंगे। इसके तहत न सिर्फ विश्व स्तरीय परीक्षा पैटर्न लागू होगा बल्कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हर अविश्वसनीय तत्वों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। हम ग्रुप डी तक की परीक्षा यूपीएससी जैसे मानक स्थापित करवाएंगे। हर भर्ती को बराबर महत्व दिया जाएगा। भर्ती भरोसा योजना न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना बल्कि गवर्नेंस की गुणवत्ता को भी आगे बढ़ाएगा, जिसका सीधा फायदा देश की जनता को होगा। युवाओं जागो और भविष्य निर्माण के लिए सही रास्ता चुनो। अब देश में रोजगार क्रांति होगी। राहुल गांधी की इन बातों पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में उन्होंने फिर से युवाओं से वादा करते हुए कहा है कि हम हमारी योजना के तहत सालाना 1 लाख रुपए की पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं। हमारी ये ऐतिहासिक योजना बेरोजगारी की बीमारी का हमेशा के लिए इलाज करेगी। कांग्रेस सरकार राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट लेकर आएगी। 25 साल से कम उम्र के हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी को सरकारी या निजी संस्थान में 1 साल के अप्रेंटिसशिप का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। 1 साल का प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस बेरोजगारी की समस्या की जड़ पर प्रहार करेगा। आपके पास न सिर्फ पहली नौकरी होगी बल्कि 1 साल के बाद उसी नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर भी होगा। यह क्रांतिकारी योजना इंडस्ट्री और भारत के वर्क फोर्स के बीच में स्किल गैप को खत्म करके भारतीय उद्योगों की तस्वीर और युवाओं की तकदीर बदलेगा। ये सिर्फ 1 साल की नौकरी नहीं बल्कि आपके सुनिश्चित उज्जवल भविष्य के द्वार है। इसी के साथ में लालू यादव के निजी सचिव भोला यादव पर सीबीआई ने एक्शन लिया है। 3 के खिलाफ दायर की गई है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। आपको बता दें कि बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से लालू यादव और आरजेडी ने 10 लाख लोगों की रैली की थी दोस्तों, और उसके बाद अब लालू यादव के करीबी के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। निजी सचिव पर एक्शन लेते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। साथ साथ बिहार के अंदर क्या इंडिया गठबंधन जोरदार खेला करने की तैयारी में है। बिहार में एनडीए गठबंधन में आपस में चल रही कलेश को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच तकरार और ज्यादा बढ़ने के कारण इंडिया गठबंधन ने अब चिराग पासवान को ऑफर दिया है। चिराग पासवान को 8 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद चुनाव जीत कर आए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल उनको 2 या 3 सीटें देने को तैयार है। उनके चाचा को बाकी की सीटें दी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि चिराग पासवान बुरी तरीके से इस बार नुकसान में जाने वाले हैं, क्योंकि जेडीयू बीजेपी गठबंधन में है तो चिराग पासवान को ज्यादा सीटें देने का ऑफर अब बीजेपी दे नहीं सकती, एनडीए गठबंधन दे नहीं सकता। तो अब चिराग पासवान को तय करना है कि उनको इंडिया गठबंधन के साथ जाना है जहां पर उनको 8 सीटें मिल रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के साथ रहना है जहां पर मात्र 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और उसकी भी गारंटी नहीं है कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। साथ साथ दोस्तों पीडीएफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो एसबीआई के वेबसाइट पर था उसको भी हटा दिया गया है। ये जानकारी देते हुए एक व्यक्ति ने बताया है कि आखिर ऑफिशियल एसबीआई के वेबसाइट से ये पीडीएफ क्यों हटाए गए हैं, इसकी जानकारी एसबीआई के लोगों को देनी चाहिए। एक और देश के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, आदेश का पालन नहीं किया गया। 6 तारीख तक सारे इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिए गए हैं, कौन से लोगों ने दिए हैं, ये जानकारी मिल जानी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सौंप दी जानी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसबीआई कहता है कि वो 30 जून तक का समय चाहता है। अब एसबीआई के वेबसाइट पर जो पीडीएफ 2, 4, 5 पड़े हुए थे उनको भी डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए काफी गंभीर समस्या है ये भी। साथ साथ उत्तर प्रदेश को लेकर कई सारे लोग मानते हैं कि इंडिया गठबंधन बन चुका है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ही गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कई सारे और भी लोगों का मानना है कि जो संदेश जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि आने वाले दिनों के अंदर बीएसपी की पार्टी को भी साथ में लेकर आया जाएगा। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को भी साथ में लेकर आया जाएगा और सोनिया गांधी खुद मायावती से इस बारे में बातचीत कर रही है। इस तरीके की खबरें उड़ उड़ कर सामने आने का सीधा मतलब यह है कि कोई ना कोई चर्चा जरूर चल रही है और सोनिया गांधी ने खुद से जिम्मेदारी संभाल रखी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उमा भारती बोली, कहा मैं उम्र में मोदी से छोटी हूँ और पार्टी में ज्यादा वरिष्ठ हूँ, मैं अंतिम समय तक राजनीति करती रहूंगी, बीजेपी में रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे थे कि उमा भारती को लेकर ये
कह दिया जाएगा कि उनकी उम्र हो गई है, इसीलिए वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगी। लेकिन अब उमा भारती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीति से कहीं संन्यास नहीं ले रही है, राजनीति में बनी रहेंगी, अंतिम सांस तक राजनीति करती रहेंगी। और प्रधानमंत्री मोदी से अपनी तुलना करके उन्होंने एक बात तो संदेश में दे ही दिया है कि वो अभी राजनीति से रिटायर नहीं होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी से अगर वो छोटी है तो राजनीति से कैसे संन्यास ले सकती है, ये तो लॉजिकल ही नहीं है। साथ साथ दोस्तों, केरल के कांग्रेस पार्टी के सीएम रहे AK एंटनी के बेटे ने पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद अब केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक और सीएम रह चुके के करुणाकरण की बेटी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। केरल के अंदर बीजेपी लगातार वरिष्ठ पार्टी के नेताओं की बेटे बेटियों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। एक तरीके से बीजेपी परिवारवाद के लोगों को प्रमोट कर रही है। इसके बाद राजीव रंजन माहौल क्या है कि पत्रकार बोले कहा परिवार वही पार्टी नहीं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखा होगा दोस्तों। साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच में बार बार समन का पालन न करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शिकायत दिल्ली में की है। राव रेवेन्यू कोर्ट ने समन का पालन नहीं करने पर ईडी की दूसरी शिकायत पर केजरीवाल को समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से कई सारे सवाल पूछे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि 2019 से जम्मू कश्मीर के सरकारी विभाग में 65% पद खाली है। 2021 में नई औद्योगिक नीति होने के बाद 97% निवेश जमीन पर क्यों नहीं उतर पाए। दावा किया गया कि 84,000 करोड़ रुपए में से 82,000 करोड़ रुपए का निवेश लागू नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत 40% योजनाएं अभी भी लंबित है। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बावजूद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की संख्या UPA 2 के दौरान 140 से बढ़कर NDA सरकार में 579 हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 290 सुरक्षा कर्मी और 168 नागरिकों का बलिदान हुआ है। अकेले 2022 में कश्मीरी पंडितों के 30 हत्याएं तेजी से हुई है। ऐसा क्यों? जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल किया जाएगा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार ने 2019 में ही जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। भाजपा के पिछले 10 वर्ष में जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन पर केवल प्रयोग किए गए जम्मू कश्मीर पर नरेंद्र मोदी की एकमात्र नीति दिशाहीन और फलहीन रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में भारत के बिकाऊ मीडिया जो खबर नहीं दिखाते वो खबर सिंगापुर के चैनल में दिखाया जा रहा है। देश के किसानों के आंदोलन को लेकर सिंगापुर की मीडिया ने किसानों का आंदोलन कवरेज किया है दोस्तों। इसका वीडियो शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि भारत के बिकाऊ मीडिया जो खबर नहीं दिखाता अब विदेशी सिंगापुर के चैनलों में दिखाए जा रहे हैं। एक तरीके से देश के मीडिया को यह संदेश है। साथ साथ दोस्तों, उत्तराखंड के IAS एसोसिएशन ने भारतीय जनता पार्टी के MLA पर दबाव डालकर अपने लोगों को सरकारी टेंडर दिलवाने का दावा किया है। यानी बीजेपी का MLA लोगों पर दबाव बना रहे, खासकर अफसरों के ऊपर। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महेश जीना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों, जो सॉल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए हैं। IAS एसोसिएशन को यह लेटर लिखना पड़ा। इसका सीधा मतलब यह है कि स्थिति काफी खराब होगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ लद्दाख को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के घाटी के अंदर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाए जाने को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की है। उन्होंने कई सारी चीजें कही है दोस्तों, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि बगल के ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। लद्दाख में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची में लद्दाख को डाले जाने की मांग की जा रही है। बुधवार को लद्दाख को बंद बुलाया गया था। इसके बाद लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। वो 21 दिनों तक भूख हड़ताल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सरकार दावा करती है कि राम के आदर्शों पर चलती है, लेकिन इन्होंने तो वादा किया था कि 6वीं सूची में लद्दाख का नाम ऐड किया जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? दरअसल दोस्तों, लाखों की संख्या में लोगों ने लद्दाख में प्रदर्शन किए थे, लेकिन अब एकदम शून्य पटक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ संदेश खाली को लेकर जिस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने TMC की ओर से आयोजित की गई महिला विंग की रैली को संबोधित किया है। उन्होंने पदयात्रा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां महिला सुरक्षित है। संदेश खाली का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कई लोगों ने गलत सूचना साझा की और यदि कोई अत्याचार हुआ है तो हमने एक्शन लिया है। यहाँ तक कि हमने TMC के नेताओं तक को नहीं छोड़ा, उनको भी गिरफ्तार कराया है। ये बात पूरी तरीके से सच है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा है। अगर महिला कहीं सुरक्षित है पूरे देश में तो पश्चिम बंगाल के अंदर है। दरअसल दोस्तों, NCRB के कई सारे डेटा में स्पष्ट तौर पर बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल, कोलकाता महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। और यह आंकड़ा किसी और का नहीं बल्कि केंद्र सरकार के ही रहते हैं। ममता बनर्जी अगर यही दावा कर रही है तो बीजेपी के लोग इस दावे को गलत बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल के कई सारे नेता अब अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही चौधरी मानसी चहल को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। युवा राष्ट्रीय लोकदल की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि आप क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त है तो आपको सारे पदों से मुक्त किया जाता है, आपको सस्पेंड किया जाता है। इस पर जवाब देते हुए चौधरी मानसी चहल ने कहा कि ना मैंने पद मांगा था, ना मैंने कोई पद चाहा था। मैंने उसी दिन खुद से इस्तीफा दे दिया था जिस दिन रालोद ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था और इसकी जानकारी मुझे मिली थी। मुझे ऐसे पद का कोई लालच नहीं है जिस पर रहकर मैं किसान, नौजवान और महिलाओं की आवाज को ना उठा सकूं। जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। और ये तो शुरुआत है दोस्तों, कई सारे और भी इस्तीफे RLD के अंदर होने वाले हैं।
है, क्योंकि आरएलडी जो राजनीति करती है बीजेपी उस राजनीति के खिलाफ मानी जाती रही है और हमेशा से किसान आंदोलन बीजेपी सरकार के खिलाफ चलता आया, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ मिल गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखो। सांसद कोलकाता के अंदर अभिजीत गंगोपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जैसे ही उन्होंने ये ज्वाइनिंग की है, विनोद कापड़ी बोले, कहा भारतीय न्यायपालिका का बेहद बेशर्म और शर्मनाक चेहरा है अभिजीत गंगोपाध्याय। इस अकेले आदमी ने पूरी न्यायपालिका की बची खुची साख को तार तार कर दिया है। सवाल बीजेपी में जाने का नहीं, सवाल यह है कि हाईकोर्ट का एक जज इस्तीफा देने के 48 घंटे के भीतर कैसे किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो। इस आदमी की संविधान विरोधी हरकत पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। साथ साथ दोस्तों येल्लापुरा के बीजेपी के एमएलए ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग किया था। बीजेपी के एमएलए होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर दिया था और इसके बाद दोस्तों उनके इलाके में कार्यक्रम होने वाला है, तो डिप्टी सीएम और सीएम सिद्धरमैया के स्वागत में उन्होंने जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। ये बात तय है कि आने वाले दिनों के अंदर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। साथ साथ दोस्तों लालू यादव की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू ही नहीं है, क्योंकि उनकी मां के देहांत के बाद उन्होंने बाल नहीं कटवाए थे। इसके बाद अपने आप को पत्रकार बताने वाले सुशांत सिन्हा ने 2 तस्वीरें शेयर की है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिखाया जा रहा है दोस्तों, और दावा किया गया है कि लालू यादव के लॉजिक के हिसाब से तो इस फोटो में दिख रहे लोग भी हिंदू नहीं होंगे, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस पत्रकार की माने तो लालू यादव के लॉजिक के हिसाब से ये लोग भी हिंदू नहीं है। हालांकि दोस्तों ये दाह संस्कार की तस्वीरें हैं और दाह संस्कार के समय कोई भी बाल नहीं कटवाता है, उसके बाद के रिचुअल्स जो होते हैं, क्रियाक्रम होते हैं, उसमें बाल कटवाए जाते हैं। ऐसे तथाकथित पत्रकारों को ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर लालू यादव की ओर से उठाए गए लॉजिकल सवाल पर जवाब देने की जगह इन्हें डिफेंड करने के लिए राहुल गांधी की पुरानी इमेज लेकर आए हैं और राहुल गांधी पर यह बातें कह रहे हैं, जिस पर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्रा बोले, कहा मूर्ख, मुंडन दाह संस्कार के बाद होता है, ना कि पहले किया जाता है। साथ दोस्तों ओपी राजभर ने अपने दोनों बेटे और खुद का लाइफ सेट कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद मंत्री बन गए हैं। उनके दोनों बेटे में से एक को उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार दिया और एक बेटे को एमएलसी बना दिया है। यह जानकारी देते हुए लोगों ने कहा कि वो राजभर समाज की राजनीति करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ही केवल राजनीति में आगे प्रमोट कर रहे हैं। पंकज राजभर नाम के व्यक्ति ने कहा कि चाचा मंत्री बन गए, बीच वाला बेटा सांसद बनेगा, और इस तस्वीर में जो बगल में उनका बेटा खड़ा दिखाई दे रहा है वो एमएलसी बन रहा है। बाकी राजभर समाज के लोग सिर्फ डंडा झंडा लेकर चाचा जी का नारा लगाते रहेंगे। चाचा आप सौदा करो, राजभर समाज आपके साथ में है। कुल मिलाकर दोस्तों यही आरोप अखिलेश यादव और उनके परिवार पर लगाए जाते हैं, लेकिन ये ओपी राजभर जो बड़ी बड़ी बातें अखिलेश यादव को लेकर करते हैं कि अखिलेश यादव अपने परिवार के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, सबसे पहले उनको अपने आप को देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए। वो केवल परिवार के लोगों को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ अरविंद केजरीवाल बोले, कहा दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपकी 24 घंटे बिजली, 0 पावर कट और फ्री बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें वकील भाइयों के चैम्बर की भी फ्री बिजली शामिल है। बिजली सब्सिडी को लेकर कई लोगों के मन में संशय था, अगले साल मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने तो इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके बेटे ने ये काम भी करवा लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली केवल दिल्ली और पंजाब में मिलती है, बाकी पूरे देश में लंबे लंबे पावर कट होते हैं और हजारों रुपए के बिजली बिल भरने पड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली में ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। महिला शक्ति के लिए शुरू की गई है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मंजूरी दे दी है। कांग्रेस सरकार महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देगी, ये वादा उन्होंने पहले किया था और इसको धरातल पर उतारा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले स्कीम को धरातल पर उतारने की चुनौती है पार्टी के लिए। साथ साथ हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले गठबंधन के साथियों से चर्चा करनी तेज कर दी है। बीजेपी हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के अंदर उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। हालांकि कई राज्यों के अंदर बीजेपी का अलायंस है, चाहे हरियाणा हो या फिर कोई और राज्य हो। दरअसल दोस्तों हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी के नेताओं ने अपनी रिपोर्ट आला कमान को भेज दी है। देखते हैं बीजेपी के इलेक्शन कमेटी की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। क्या जननायक जनता पार्टी और भाजपा का अलायंस 2019 से शुरू हुआ था और अब 2024 में आते आते खत्म हो जाएगा, या फिर कोई और स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ा जाएगा। जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक गुरुवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई है। बैठक में भाजपा के पार्षद ने आम आदमी पार्टी के पार्षद अंकुश नारंग पर कथित छेड़छाड़ का आरोप को लेकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर हंगामा किया है। गुरुवार को सदन की बैठक में 15 मिनट देरी से शुरू हुई थी, 2:45 पर शुरू हुई। इसके बाद जोरदार हंगामा बीजेपी के नेता करने लगे। भाजपा के पार्षद वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए बीजेपी के नेता को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के पार्षद अंकुश नारंग पर लड़की से छेड़खानी करने के मामले को लेकर बर्खास्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा हाउस टैक्स वापस लेने की भी मांग की जा रही है। साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि भाजपा की रैली में भीड़ जुटाने के लिए, मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है जनता का मोह भंग हो गया है भाजपा सरकार से। साथ साथ कर्नाटका में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे पूर्व मेडिकल मिनिस्टर पर। चिकबल्लापुरा के बीजेपी के लीडर है के सुधाकर, जो अब चाहते हैं कि वो वापस से कांग्रेस पार्टी में आ जाए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने पिछले बार 2023 के चुनाव में उनको जबरदस्त शिकस्त दी थी। प्रदीप ईश्वर ने जबरदस्त तरीके से
चुनाव हराया था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में आ पाएंगे, कांग्रेस पार्टी उनकी एंट्री को अलाउ कर पाएगी, क्योंकि सीएम सिद्धरमैया उनका विरोध करते आए हैं। साथ साथ दोस्तों होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन को लेकर बड़ा तोहफा मिला है, 4% बढ़ाई गई है महंगाई भत्ता। या तो ये कहने वाली बातें हैं कि होली से पहले भत्ता बढ़ाया गया है। दरअसल चुनाव सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी डेट अनाउंस कर सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है, उससे पहले ही 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर इसको देखा जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी से लेकर तमाम सरकारी कर्मचारियों की मुख्य मांग ओपीएस को लेकर है, तो क्या बीजेपी सरकार ओपीएस को लागू करेगी या केवल भत्ता देकर ही कर्मचारियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा? आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आएगा। साथ साथ बिहार के अंदर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 6 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। 11 सीटों पर चिराग पासवान ने अपनी तैयारी कर रखी है। हालांकि दोस्तों 6 लोकसभा सीटें तो उनको मिलनी ही चाहिए। 2019 में उन्होंने उतनी सीटें तो जीत ही ली थी, लेकिन 6 सीटें भी उनको इस बार नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके चाचा अलग डिमांड कर रहे हैं और बीजेपी उनके चाचा को भी सीटें देगी और वो खुद सीट की डिमांड कर रहे हैं। उनकी मुजफ्फरपुर की सीट को लेकर भी आपस में तल्खियां चल रही है, चाचा के साथ में आपस में विवाद है और नीतीश कुमार भी आ गए हैं। तो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को कितनी सीट दी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ साथ जीतन राम मांझी भी है, उनको भी सीटें देनी है, उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें देनी है। यानी एनडीए गठबंधन में बिहार के अंदर आपस में काफी ज्यादा गुचड़ मुचड़ हो चुका है, जो अभी सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों साथ शरद पवार का बीजेपी पर आरोप, कहा वॉशिंग मशीन बन गई है पार्टी भ्रष्टाचारियों के दाग धोते धोते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वॉशिंग मशीन बन गई है भाजपा। इसकी हाल फिलहाल की जानकारी यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के तापस रॉय के घर पर छापा पड़ा था। ईडी के छापे के बाद बीजेपी के लोग कह रहे थे कि सही छापा मारा जा रहा है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वही पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेता तापस रॉय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। तो बीजेपी उसे सेलिब्रेट कर रही है और एक तरीके से ये वॉशिंग मशीन का ही काम होता है दोस्तों, जो बीजेपी आजकल कर भी रही है। शरद पवार की इस बात से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जो लिखता। साथ साथ चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक हुई तो छिपा हुआ उद्देश्य उजागर हो जाएगा। कीर्ति चिदम्बरम ने साधा बीजेपी पर निशाना, कांग्रेस पार्टी के नेता का आरोप है। उन्होंने कहा कि यह कुछ नहीं बल्कि चुनाव से पहले जानकारी सार्वजनिक नहीं करने से बचने का हथकंडा है, क्योंकि चुनाव से पहले खुलासा होने से बीजेपी के लिए असहज स्थिति हो सकती है। एसबीआई की ओर से जो बातें कोर्ट में जाकर कही गई है उस पर यह निशाना उन्होंने साधा है। साथ साथ चुनावी बॉन्ड मामले में उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसानों के ऋण की बात हो तो बैंकों के पास सभी जानकारी होती है, लेकिन अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उनको और समय लगेगा, ये कहा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने लातूर जिले के औसा के अंदर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब ऋण चुकाने में किसानों की ओर से कोई चूक या देरी होती है तो बैंक के पास तुरंत से किसानों की सारी जानकारी सामने आ जाती है, लेकिन अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड मांगा जा रहा है तो मामले को टालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ बिहार के अंदर विधान परिषद के चुनाव के लिए 4 नामों को आगे किया है आरजेडी ने। राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी और रितु जायसवाल का नाम आगे किया गया है। आरजेडी में इस बात को लेकर सहमति बन गई है, आधिकारिक घोषणा जल्द कर दी जाएगी। साथ साथ दोस्तों ये तय है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी राजस्थान के अंदर चुनावी मैदान में उतरेगी और राजस्थान में नागौर की सीट से वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बनेंगे और गठबंधन की बात लगभग फिक्स हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों सीएम ममता बनर्जी और सौरव गांगुली के बीच में लगभग 1 घंटे तक आपस में बातचीत हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर आपस में बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने अपने सेक्रेटरिएट में उनको बुलाया था, जिसके बाद काफी देर तक बैठ के चली है और ये बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या सौरव गांगुली को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सौरव गांगुली को साथ में लाने के लिए पश्चिम बंगाल में बार बार प्रयासरत रहे हैं। हालांकि सौरव गांगुली को बीसीसीआई का चीफ भी बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो बीजेपी से अलग हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी क्या उनको आगे प्रमोट करेंगी, क्या लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे या फिर मंत्री का पद भी मिल सकता है? जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद यादव को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर के मल्हानी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा के पारसनाथ यादव को जीत मिल गई थी। वहीं जागृति सिंह दूसरे नंबर पर रही थी। 2017 में धनंजय और जागृति का तलाक हो गया। इसके बाद धनंजय ने तीसरी शादी श्रीकला रेड्डी से कर ली, जो कि जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं। हाल फिलहाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का ऐलान किया था, उसके बाद धनंजय सिंह को जेल भी भेजा गया है एक मामले को लेकर, जिसके बाद उनके समर्थकों ने विरोध भी किया और फिर ये घटना सामने आई है। दोस्तों जिसका सीधा मतलब यह है कि ये सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं लिंक है और इस पूरे मामले पर सही से इन्वेस्टिगेशन करके पता करना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों आप लोग क्या समझ पा रहे हैं इस पूरे मामले से जोड़कर, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? साथ साथ कांग्रेस पार्टी की लिस्ट कभी भी आ सकती है कि कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरेगा। सारे वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट आने वाली है दोस्तों। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को लेकर भी जानकारी सामने आ जाएगी। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों को क्या मानना है दोस्तों, किस नेता को कहां से मैदान में उतारना चाहिए? और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे आने वाली सारी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और आने वाले दिनों के अंदर आप किस तरीके की अपडेट चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और अमित शाह की ओर से जो कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून आएगा, क्या इसका विरोध देश के अंदर होने वाला है या फिर लोग इसे स्वीकार करेंगे? आप लोग क्या कुछ समझ पा रहे हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।